अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ फरमानुल्लाह खान। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है एडोलेसेंस, जो कि साइकोलॉजी में यूनिट नंबर 6 है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि एडोलेसेंस एज क्या हो, कौन सी एज है। इसके साथ इस एज में हमारे पास बच्चों में जो चेंजेस आती हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस हो गए, कॉग्निटिव चेंजेस हो गए, फिजिकल चेंजेस हो गए। और इस यूनिट में जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और एमसीक्यूज है, तो उसको भी हम मेंशन करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव्स जो आज की वीडियो में हमने जो है एक्सप्लेन करने हैं। फर्स्ट हमारे पास एडोलेसेंस की डिफिनीशन, इसके बाद फिजिकल मैच्योरिटी कौन सी आती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी कौन सी आती है, और ये जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट की थियरीज और ये डेवलपमेंटल स्टेजेस है, एरिक्सन की आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। इसके बाद हमारे पास इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पेरेंट्स और पीर ग्रुप के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, और एडोलेसेंस में जो बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कौन कौन से उनको इश्यूज हो सकते हैं, तो ये आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अब हमारे पास एडोलेसेंस की डिफिनीशन के द ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड मैच्योरिटी। देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बच्चा जो है स्टार्ट से लेके एंड तक, स्टार्ट 1-2 सालों से लेके एंड तक जो उसमें फिजिकल डेवलपमेंट भी हमारे पास होते हैं, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव डिफरेंट डेवलपमेंट्स होती हैं। तो ये जो एडोलेसेंस एज है, ये हमारे पास एक ट्रांजिशन है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की एक ट्रांजिशन चाइल्डहुड और मैच्योरिटी के दरमियान। कि इस एज से पहले आप चाइल्ड होंगे, इसके बाद आप मैच्योर एडल्ट स्टेज में जाते हैं। तो ये एडोलेसेंस, ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेज है। ये डिफिनीशन आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इट इज़ द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट दैट बिगिन एट प्यूबर्टी एंड एंड एट इमर्जिंग एडल्टहुड। द टिपिकल एज रेंज इज फ्रॉम 12 to 18 ईयर। देखो, जो एडोलेसेंस एज होता है, इसमें हमारे पास 12 से लेके 18 साल तक जो है बच्चे आते हैं। और इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में प्यूबर्टी स्टार्ट होती है और क्या होता है, एडल्टहुड जो है वो इमर्जिंग में होता है। इस एज में जो है बच्चा जो है वो एडल्टहुड की तरफ जाता है हमारे पास, ये डेवलपमेंटल स्टेज। अब एडोलेसेंस जो है वो फिर मजीद 3 स्टेज में हमने उनको डिवाइड किया हुआ है। कि जो हमारे पास अर्ली एडोलेसेंस है, उसमें 9 से लेके 13 ईयर तक बच्चे होते हैं। जो मिड एडोलेसेंस है, उसमें 14 से लेके 17 ईयर तक। और जो लेट एडोलेसेंस है, उसमें 18 से लेके 21 ईयर तक जो हमारे पास छोटे बच्चे होते हैं, इस एज में हमारे पास जो है चाइल्ड्स वगैरह होते हैं। तो ये स्टेजेस आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, क्योंकि ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि मिड एडोलेसेंस एज में एज हमारे पास किस ईयर से किस ईयर तक होते हैं। तो 14 से लेके 17 ईयर तक हमारे पास मिड एडोलेसेंस है। ये एडोलेसेंस एंड डेवलपमेंट। अब सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस के एडोलेसेंस एज में हमारे पास एक सोशल इंप्रूवमेंट बच्चे में क्या आएगी, सोशल डेवलपमेंट क्या होगी और इमोशनल डेवलपमेंट क्या होगी। मीन्स वो सोसाइटी को किस तरह फेस करता है, उसके साथ किसको किस तरह एडॉप्ट करता है। तो एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ लाइफ नोन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटी। देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस एज में आप चाइल्डहुड से जाते हैं एडल्ट की तरफ। तो इस स्टेज में आपके पास जो पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटी वो डेवलप, वो फॉर्मेशन इस स्टेज में होती है। पर्सनल आइडेंटिटी ये है कि आप कौन है, कहाँ से है, आप जो आपकी फैमिली बैकग्राउंड, ये तमाम आपकी पर्सनल आइडेंटिटी में आता है। सोशल आइडेंटिटी, आपके फ्रेंड्स, इस एज में आप जो है फ्रेंड्स वगैरह आपके बनते हैं, आप एक फील्ड की तरफ जाते हैं। सोसाइटी में आपका एक स्पेसिफिक रोल होता है, एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, एज अ डॉटर या एज अ सन, आपका एक रोल होता है। तो सोशल आइडेंटिटी और पर्सनल आइडेंटिटी की हमारे पास इस स्टेज में फॉर्मेशन होती है। This is common as peer relationship become a central focus in adolescents lives। और जो peer relationship है, peer जो आपके friends होते हैं, जिसके साथ आप हर जो है बात शेयर करते हैं, जिसके साथ आप अपना leisure time जो है वो spend करते हैं। तो जो peer relation है, जो आपकी friendship, जो आपकी company है, वो इस स्टेज में आपकी जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि अगर आप इस स्टेज में आपको अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं, आपको कोऑपरेटिव मिलते हैं, पॉजिटिव फ्रेंड्स मिलते हैं, तो वो क्या होता है, आपकी जो एडल्ट जो सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो आपकी अच्छी होगी। अगर ये फ्रेंड्स आपको अच्छे फ्रेंड वगैरह नहीं मिलते, तो आपकी फिर डेवलपमेंट गलत भी हो सकती है। Early in adolescence, cognitive development result in greater self-awareness।
जो आपके अर्ली एडोलेसेंस होती है उसमें जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की आप चीज़ों को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में रीजनिंग जो आपको होती है, जजमेंट होती है, उसके रिलेटेड जो आपके जहन में क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये आप में सेल्फ अवेयरनेस को जो है क्या करती है, इसके डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करती है। क्योंकि जब आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप में होती है, रीजनिंग, थिंकिंग, किसी चीज़ को सीखना, किसी चीज़ को समझना, तो ये आपके पास इससे सेल्फ अवेयरनेस आता है। जो आपकी कैपेबिलिटी होती है, जो आप में प्रॉपर्टी होती है, जो आप में एबिलिटीज होती हैं, तो आप उसके बारे में जानते हैं। तो इसको कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप में सेल्फ अवेयरनेस लेकर आता है। एडोलेसेंस कैन बिगिन टू क्वालिफाई देयर ट्रेट व्हेन आस्क्ड टू डिस्क्राइब देमसेल्फ। देखो जो आपके चाइल्डहुड में जो ट्रेट्स होते हैं तो वो फिर मेच्योरिटी की तरफ आते हैं। एडोलेसेंस में वो ट्रेट आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो आपको डिस्क्राइब करते हैं, वो आपके करेक्टर्स को डिस्क्राइब करते हैं, वो आपके इंटरनल को डिस्क्राइब करते हैं। और वो क्या करते हैं कि अगर इस स्टेज में आप अच्छे ट्रेड्स सीखते हैं और एट द एंड ऑफ एडोलेसेंस आपके ट्रेड्स वगैरह अच्छे होते हैं, तो ये फिर क्या शो करते हैं, ये आपकी अच्छी डेवलपमेंट को जो है शो करते हैं, ये आपको डिस्क्राइब करते हैं कि आप किस टाइप के पर्सन हैं। इसके बाद हमारे पास कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंस ऑन एडोलेसेंस, कि जो हमारे पास ये एज होती है तो इसमें जो आपका कल्चरल बैकग्राउंड होगा, जो आपके कल्चरल प्रैक्टिस होंगे, वो आपके किस तरह डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस कहते हैं असर अंदाज होना। तो आपका कल्चर आपके डेवलपमेंट किस तरह असर अंदाज होते हैं, और आपकी सोसाइटी। द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंटल एंड पीर रिलेशनशिप एज वेल एज द ब्रॉडर कल्चर शेप मैनी एस्पेक्ट ऑफ एडोलेसेंट डेवलपमेंट। देखो ये स्टेज चूंकि हमारे पास ट्रांजिशन स्टेज है, इस स्टेज में आप डिफरेंट ट्रेड्स सीखते हैं, डिफरेंट करेक्टर्स, डिफरेंट बिहेवियर्स आपकी बनती है, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट आपकी होती है। तो इस स्टेज में क्या होते हैं कि जो आपका पेरेंट्स का रोल होता है, जो आपके पीर्स रिलेशनशिप होते हैं, जो आपके कल्चरल बैकग्राउंड, जो कल्चर्स आपके सेटअप्स, जो प्रैक्टिस वगैरह होती है, जो सोसाइटी के आपके पास प्रैक्टिस वगैरह होते हैं, तो इन तमाम का आपके एडोलेसेंस स्टेज में, इस स्टेज में डेवलपमेंट पे इंतहाई ज़्यादा असर अंदाज होते हैं। एक मेन जो है इनका रोल होता है। एडोलेसेंस इज अ क्रूशियल पीरियड इन सोशल डेवलपमेंट एज एडोलेसेंस कैन बी इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर क्लोज रिलेशनशिप। तो देखो कि इस स्टेज में आपके पास जो रिलेशनशिप बनते हैं, जो फ्रेंड्स वगैरह बनाते हैं या पीर्स वगैरह बनाते हैं, तो वो रिलेशन आपके जो डेवलपमेंट पे असर अंदाज भी होते हैं। लिहाजा ये हमारे पास इंतहाई ज़्यादा क्रूशियल पीरियड है। एमसीक्यूज़ के लिए अगर आपके पास आ जाए कि डेवलपमेंट पे वो क्रूशियल पीरियड के जिसमें आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो आपके डेवलपमेंट पे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, तो वो फिर एडोलेसेंस स्टेज होते हैं। क्योंकि इसमें आपके न्यू रिलेशंस होते हैं, फ्रेंडशिप्स वगैरह होती है, तो ये आपके डेवलपमेंट पे असरअंदाज होते हैं। While adolescents strive for freedom, the unknown can be frightened for parent। देखो जो एडोलेसेंस स्टेज के हमारे पास लो पर्सन्स होते हैं, तो वो एक तरफ तो वो फ्रीडम चाहते हैं, वो आज़ादी चाहते हैं, वो कहते हैं कि उनके दिल में जो आए वो कर सके, वो जहाँ पे भी जा सके। लेकिन दूसरी साइड पे हमारे पास क्या होते हैं, पेरेंट्स का डर भी उनके जहन में होता है, पेरेंट्स भी उन पे थोड़ी बहुत सख्ती करते हैं। तो ये स्टेज फिर आपके पास क्या है, ये आपके पास इंतहाई इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पीरियड बन जाता है। मेनी फैक्टर दैट शेप एडोलेसेंट डेवलपमेंट वेरी बाय कल्चर, और डिफरेंट फैक्टर्स जो आपके एडोलेसेंस डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, तो वो आपके कल्चर के मुताबिक भी चेंज हो सकते हैं। क्योंकि डिफरेंट जगहों के डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, वहाँ पे जो है गम खुशी की जो कल्चर्स हमारे पास होते हैं, वहाँ पे आपको गलती अगर आप करते हैं तब आपको क्या पनिशमेंट मिलती है, या वहाँ पे आपको बड़ों और छोटों की जो डिफरेंस होता है वहाँ पे आप किस तरीके से रिलेशन रख सकते हैं। तो ये तमाम आपके कल्चर्स प्रैक्टिसेस वगैरह हैं, और ये आपके डेवलपमेंट पे असर अंदाज होते हैं। एट दिस टाइम एडोलेसेंट इज एक्सपेक्टेड टू शेयर
फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यही टाइम होता है कि आपकी फैमिली जो है उन्होंने इस एज वाले बच्चों पे, इस एज वाले पर्सन्स पे उन्होंने ज़्यादा तवज्जो देनी होती है, क्योंकि इस स्टेज में आपके पास एक स्केच, आपके पास आपके ट्रेड्स, आपकी बिहेवियर, आपके प्रैक्टिसेस, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट वगैरह इसी स्टेज में जो है होती है। तो ये इस स्टेज में आपकी फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो क्या करेंगे, कि वो ज़्यादा तवज्जो देंगे और जो है उसके जो डेवलपमेंट होती है उसमें ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस, अभी जैसे ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हम पढ़ेंगे एडोलेसेंस में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी है, जो आप रीजनिंग करते हो, कोई चीज़ मेमोरी वगैरह, ये तमाम चीज़ें कॉग्निटिव में आते हैं। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे पास जो है क्या होती हैं कि इंतहाई ज़्यादा रैपिड होती हैं, क्योंकि एडोलेसेंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये क्रूशियल पीरियड है। तो इसमें आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगी कि अगर इस स्टेज पे आपकी हेल्थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, थ्रू आउट ऑफ लाइफ पे आपकी रीजनिंग, आपकी जो थिंकिंग है, किसी चीज़ को याद रखना, मेमोरी वगैरह, ये फिर आपकी अच्छी रहेंगी। एडोलेसेंट थिंक मोर क्विकली देन चिल्ड्रन, क्योंकि एडोलेसेंट स्टेज में आपकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट वगैरह वो चाइल्ड चिल्ड्रन से ज़्यादा होती है, ज़्यादा डेवलप होते हैं आप। तो इसमें आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी बनिस्बत चिल्ड्रन की। प्रोसेसिंग स्पीड इम्प्रूव्स शार्पली बिटवीन एज 5 एंड मिडल एडोलेसेंस। और जो आपकी प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग ये कि आप किस तरह एक चीज़ को पिक करते हैं, किस तरह एक चीज़ को आप सीखते हैं, आप माइंड में रखते हैं। तो ये जो आपकी स्पीड है, जो एज 5 से लेके मिडल एडोलेसेंस जो है, इस चीज जो है गैप में हमारे पास इंतहाई ज़्यादा स्पीड के साथ डेवलप होती है। एडोलेसेंस आर मोर लाइकली टू टेक रिस्क देन एडल्ट। और जो एडोलेसेंस लोग होते हैं, वो जोशीले होते हैं हमारे पास, वो इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, वो चीज़ों के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को इतने ज़्यादा देखते नहीं है, लिहाजा वो हाई रिस्क टेकर होते हैं जो एडोलेसेंस स्टेज के हमारे पास लोग होते हैं बनिस्बत एडल्ट के। क्योंकि एडल्ट जो है वो हमारे पास अगर कोई एक्शन लेना हो, कोई प्रोसीजर वगैरह कोई भी काम करना हो, तो फिर उसके नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखते हैं, फ़ायदा नुकसानात को देखते हैं। लेकिन जो एडोलेसेंट एज के हमारे पास लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो हाई रिस्क टेकर होते हैं। फिजिकल चेंजेस क्या आती हैं, तो फिजिकल चेंजेस गर्ल्स में अलग होंगी और बॉयज़ में अलग होंगी। जो गर्ल्स में होती है उसमें अर्ली फिजिकल चेंजेस स्टार्ट हो जाती है 8 या 11 ईयर से स्टार्ट होती है हमारे पास। लेकिन ये क्या है, ये 8 ईयर से भी स्टार्ट हो सकती हैं या 13 ईयर से भी स्टार्ट हो सकती हैं, डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल पे। और फिजिकल चेंजेस हमारे पास क्या होंगी, जो अराउंड प्यूबर्टी क्या ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है फीमेल में, उनकी बॉडी शेप और हाइट में चेंजेस आ जाती हैं। इस एज में जो 10 ईयर से लेके जो 18 ईयर तक हमारा स्टेज है एडोलेसेंट का, इसमें 8 या 13 ईयर से ये चेंजेस आना शुरू हो जाती है फीमेल में कि उसकी ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है, उसके बॉडी शेप चेंज हो जाता है, वो एडल्ट की तरफ जाते हैं, उनका हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उसका जो प्यूबिक एंड बॉडी हेयर्स जो है वो डेवलप हो जाती है आर्मपिट्स वगैरह में। और जो मेंस्ट्रुएशन है, पीरियड जो है वो फीमेल में हमारे पास स्टार्ट होते हैं इस एडोलेसेंस स्टेज में। तो ये फिर आप एमसीक्यूज में ये तमाम आपके पास आ सकती है कि जो चेंजेस आती हैं फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल चेंजेस जो एडोलेसेंट में फीमेल में आती हैं गर्ल्स में, वो कौन कौन सी है, तो ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। इसके बाद जो बॉयज़ में चेंज आती है एडोलेसेंस में, तो वो 11 या 12 ईयर से स्टार्ट होती हैं। तो ये हमारे पास यंग 9 ईयर से भी स्टार्ट हो सकती हैं या लेट हमारे पास 14 ईयर से भी स्टार्ट हो सकती है, और ये डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल पे। और फिजिकल चेंज क्या है कि जो जेनिटल आर्गन है मेल में उसकी ग्रोथ हो जाती है, वो जो है जो उसकी नॉर्मल जो एडल्ट साइज है उसकी तरफ जाती है। उसके बाद जो चेंजेस इन बॉडी शेप में चेंजेस आना, उसके जो है फेस स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं, उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, उसकी बॉडी के जो वॉइस है वो चेंज हो जाता है,
पहले बच्चों की जो वॉइस होती है, अब जो एडल्ट की तरफ जाते हैं वो वॉइस चेंज हो जाती है और उसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे जो है हेयर आना शुरू हो जाते हैं, जो उसके फेस पे हेयर है, उसकी दाढ़ी आना, मूंछें आना, इस तरह। तो ये चेंजेस हमारे पास फिजिकल चेंजेस ये क्या किसमें, ये बॉयज़ में आती है एडोलेसेंस स्टेज में। अब हमारे पास डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट की जो स्टेजेस थे, जो ऑलरेडी हम डिफरेंट वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि एरिक एरिक्सन जिन्होंने हमारे पास साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी पेश की थी, तो उसमें हमारे पास कौन से स्टेज इस एडोलेसेंट एज में आते हैं कि इफ़ चिल्ड्रन डू नॉट लर्न टू गेट along with others or have negative experience at home or with peer and inferiority complex might develop into adolescence and adulthood। देखो जो हमारे पास एरिक एरिक्सन का स्टेज था कि इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में बच्चा कब जाएगा कि अगर किसी बच्चे को एडोलेसेंस स्टेज में उसको सपोर्ट ना हो, जो उसका जो है बाहर जो फ्रेंड्स वगैरह की तरफ से उसको सपोर्ट ना हो, उसको एक्सपोजर ना दिया जाए, उस पर जो है तवज्जो ना दी जाए, उसको जो है किसी चीज़ में मोटिवेट ना किया जाए, तो फिर क्या हो जाता है, फिर वो बच्चा हमारे पास इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। और फिर क्या होता है कि एडल्टहुड में वो कोई भी चीज़ खुद से नहीं कर सकता, उसमें कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं होती। इन एडोलेसेंट चिल्ड्रन फेस द टास्क ऑफ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। और जो एडोलेसेंट स्टेज के हमारे पास बच्चे होते हैं, तो उसमें हमारे पास दो स्टेज आ सकते हैं कि या तो उसकी आइडेंटिटी सही से डेवलप हो जाती है, उसे पता होता है कि मेरा रोल क्या है, मेरा काम क्या है, सोसाइटी में मैंने कौन सा रोल परफॉर्म करना है। ये तब होगा कि जब उस बच्चे को सपोर्ट किया जाए, कॉग्निटिव सपोर्ट, डेवलपमेंट उसकी जो पीर की तरफ से, वो पेरेंट्स की तरफ से, तो उसमें आइडेंटिटी डेवलप हो सकती है। लेकिन अगर उस पर तवज्जो ना दी जाए, उसकी डेवलपमेंट में जो है आप जो पेरेंट की तरफ से या पीर या कोई सोसाइटी की तरफ से अगर उसको सपोर्ट ना किया जाए, फिर रोल कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। फिर उस पर्सन को पता ही नहीं चलता कि मेरा मकसद क्या है, मैंने कौन सा जो है मुझसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है, मेरी मुझसे जो है एक्सपेक्टेशन क्या है, कल्चर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, मेरी फैमिली की एक्सपेक्टेशन। तो एडोलेसेंट स्ट्रगल विद क्वेश्चन सच एज हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, मैंने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे है, मैंने कौन सी फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करने हैं। आफ्टर वी हैव डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ इन एडोलेसेंस वी आर रेडी टू शेयर आवर लाइफ विद अदर। लेकिन अगर हम सेल्फ अवेयरनेस इसमें हमारे जहन में आ जाती है, हम सेंस ऑफ सेल्फ हम में डेवलप हो जाता है, हमारा जो मकसद है, हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो हमारी एबिलिटी है, जो सेल्फ इस्टीम, जो हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह, ये जब हम में आ जाता है, तो फिर क्या होते हैं, फिर ये हम लोगों के साथ जो मेल जोल होता है, लोगों के साथ जो हम फेस करते हैं डेली बेसिस पे लोगों के, तो तब ये हमारे पास ये शो होता है, ये सेल्फ अवेयरनेस और सेंस ऑफ सेल्फ। एडल्ट हु डोंट हैव डेवलप अ पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट इन एडोलेसेंस मे एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ लोनलीनेस एंड इमोशनल आइसोलेशन। लेकिन वो लोग जिनकी एडोलेसेंस पे डेवलपमेंट नहीं होती, साइको सोशल डेवलपमेंट उनकी सही नहीं होती, तो वो फिर किस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, वो लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं, अकेलेपन का। उनकी इमोशनली वो हमारे पास क्या होते हैं, मैच्योर नहीं होते, आइसोलेट, खुद को स्ट्रेस में, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो लोगों के साथ जो है मेल जुल उनका सही से नहीं होता, उनकी जो सोशल रिलेशंस है वो हमारे पास सही नहीं होती, उनके फ्रेंड्स वगैरह के साथ उसका जो बिहेवियर्स वगैरह वो अच्छे नहीं होते। लेकिन ये तब होता है कि जब हमारे पास एडोलेसेंट स्टेज पे बच्चे में सेल्फ अवेयरनेस सही से डेवलप नहीं होती, सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप नहीं होता, और साइको सोशल डेवलपमेंट उसमें सही से नहीं होती। प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस। अब एडोलेसेंस स्टेज में हमारे पास बच्चों में कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम जो हमारे पास डिसरप्टिव इम्पल्सिव कंट्रोल या कंडक्ट डिसऑर्डर जो हमारे पास है, सेकंड हमारे पास अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और थर्ड हमारे पास ईटिंग डिसऑर्डर। तो ये थ्री टाइप्स जो हमारे पास डिसऑर्डर हैं, ये एडोलेसेंस एज में बच्चों में आ सकते हैं। तो एक एक करके हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास पहला है डिसरप्टिव इम्पल्सिव
impulsive control or conduct disorder. Conduct disorder is a behavioral and emotional disorder of childhood and adolescence. ये हमारे पास behavioral and emotional disorder है। MCQs के लिए ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो बच्चे का बिहेवियर होता है, जो उसका लोगों के साथ जो है मेल जोल होता है, वो नॉर्मल नहीं होता। चिल्ड्रन विद कंडक्ट डिसऑर्डर एक्ट inappropriately. This may be in the form of aggression to people and animal, destruction of property, deceitfulness or theft and serious violation of rule. तो अगर हमारे पास एक बच्चा एक एडोलेसेंस जो एडोलेसेंस के दौरान उसकी कंडक्ट डिसऑर्डर हो गए हैं, तो फिर क्या होगा कि उसमें बिहेवियरल और इमोशनल डिसऑर्डर आ जाते हैं। और वो कौन से होंगे कि या तो वो छोटी छोटी बात पे लोगों के साथ गुस्सा करता है, लोगों को डांटता वगैरह है, या जो हमारे पास प्रॉपर्टी वगैरह उसको ज़ाया करता है, चोरी करता है, रूल्स वगैरह को तोड़ता है। तो इस तरह का हमारे पास जो बच्चे में ये प्रॉब्लम आती है, तो फिर ये हमारे पास क्या है, कंडक्ट डिसऑर्डर है। और ये तब आते हैं कि जब आप बच्चे की डेवलपमेंट एडोलेसेंस स्टेज में जब आपकी उसकी डेवलपमेंट पे तवज्जो नहीं देते या उसको सपोर्ट नहीं किया जाता। ऑलमोस्ट ऑल एडोलेसेंट्स हु हैव अ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर हैव कंडक्ट डिसऑर्डर लाइक ट्रेट, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सक्लूड अ सब्सटेंस इंड्यूस्ड कॉज बिफोर डायग्नोसिंग कंडक्ट डिसऑर्डर। देखो, अगर हमारे पास अक्सर जो एडोलेसेंस स्टेज में जो कंडक्ट डिसऑर्डर के साथ लोग होते हैं, तो उनका मेन रीज़न क्या होते हैं कि वो सब्सटेंस एब्यूज़ होते हैं, वो स्मोकिंग वगैरह करते हैं। तो फिर इस तरह के लोगों को जब आपने डायग्नोस या इस तरह के लोगों को आपने ट्रीट वगैरह करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने ये रीज़न ये है डायग्नोस करना होगा कि ये पर्सन कौन सी चीज़ की मीन्स कौन सी सब्सटेंस एब्यूज़ का शिकार है, स्मोकिंग कर रहे हैं या कोई ड्रिंक वगैरह ले रहे हैं। तो पहले आपने ये डायग्नोज लगाना है। फिर जब आपको ये पता चलते हैं, फिर उसके बाद आप इस तरह के पर्सन को रिकवर कर सकते हैं। Interference might take the form of preventing the child or adolescent from learning at school or making friends or placing him or her in harmful situation. लेकिन देखो, अगर इस डिसऑर्डर के पास साथ हमारे पास कोई बच्चा है, तो आपने इंतहाई होशियारी और एक प्रोसेस एक जो स्पेसिफिक प्रोसीजर प्रोटोकॉल के साथ फिर आपने उस पर्सन को जो है क्या करना है, ट्रीट करना है, उसको आपने काउंसल करना है, एजुकेट करना है। क्योंकि अक्सर हमारे पास इस तरह की कंडीशन में कंडक्ट डिसऑर्डर के साथ बच्चों को अगर आप उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस करते, तो फिर या तो वो स्कूल या फ्रेंड्स वगैरह के साथ जो उसका रिलेशन वहाँ पे या वहाँ पे जो लर्निंग वगैरह होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और या वो ख़ुद को एक हार्मफुल सिचुएशन सुसाइड वगैरह या कोई जो है वो टेररिज्म वगैरह की तरफ निकल पड़ते हैं। तो अगर आप इंटरफेरेंस करते हैं लेकिन आप कोई ख़ास प्रोसीजर स्पेसिफिक तरीका नहीं अपनाते, तो तब आपके पास ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके सेकंड हमारे पास है कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज द मोस्ट कॉमन स्टडीड एंड डायग्नोस्ड साइकाट्रिक डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। द कॉज इन द मेजॉरिटी ऑफ कॉज इज नोन। अच्छा, ये जो हमारे तो इस डिसऑर्डर के साथ जो हमारे पास चिल्ड्रंस होते हैं, तो एडोलेसेंट्स होते हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि जब आप उसके साथ कोई बात करते हैं या वो कोई भी प्रोसीजर या कोई भी जो है लर्निंग वगैरह करते हैं, तो उनकी अटेंशन 100% नहीं होती। वो इधर उधर की चीज़ों में जो है कंफ्यूज से रहते हैं और उनकी अटेंशन हमारे पास 100% नहीं होती। और ये प्रॉब्लम ही यही होती है कि अगर हमारे पास एक पर्सन की कॉग्निटिव डेवलपमेंट सही से नहीं हुई, तो फिर वो हमारे पास इस तरह अटेंशन डिफिसिट का शिकार हो जाता है। डिफिसिट का approximately 30 to 50% of children diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder continue to experience सिम्टम्स एज एडोलेसेंट एंड एडल्ट्स। और हमारे पास जो है अगर इस तरह के बच्चे हैं, तो उसमें 20% जो हमारे पास एडोलेसेंट होते हैं वो तो नॉर्मल की तरफ आ जाते हैं, लेकिन 30 to 50% हमारे पास इस तरह के चिल्ड्रन जो होते हैं वो लेट एडोलेसेंट और एडल्ट स्टेज पे भी एज में भी वो हमारे पास इस जो है डिसऑर्डर के साथ होते हैं कि उनका किसी भी चीज़ में 100% जो है क्या होता है,
अटेंशन नहीं होता। इस एक पिक्चर में दिखाया हुआ है कि ये जो हमारे पास है, ये एक बच्चा जो है वो यहाँ पे पढ़ रहा है, लेकिन ये इधर सोचों में गुम है और यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका जो चिड़िया की तरफ ज़हन भी है। तो इस पिक्चर से आपको ये जो है पता चलना चाहिए कि ये हमारे पास डिसऑर्डर जो होते हैं, तो ये इसका ये पढ़ तो रहा है लेकिन इसकी अटेंशन 100% यहाँ नहीं है, कहीं इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी, तो अटेंशन डिफिसिट इसे कहते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो डिसऑर्डर है एडोलेसेंस का, वो है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर में हमारे पास दो डिसऑर्डर है, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है, और ये क्या होता है कि इसमें जो एडोलेसेंट का वेट होता है वो 85% लेस होता है नॉर्मल। जो नॉर्मल एक एडोलेसेंट का 8 वेट होना चाहिए, तो इस डिसऑर्डर के साथ जो हमारे पास होते हैं उनका वेट 85% तक कम होता है। और एनोरेक्सिया नर्वोसा में ऐसा होता है कि ये एडोलेसेंट जो है वो खाना नहीं खाते, मीन्स वो कोई भी फूड्स वगैरह नहीं लेते, और क्योंकि उनको ये डर होता है कि अगर हम कोई फूड वगैरह लेंगे या ईटिंग करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हम जो है ओबेस हो जाएंगे, हम ओवरवेट हो जाएंगे। तो इस डर से वो शुरू से बिल्कुल खाना खाते ही नहीं। और सेकंड जो हमारे पास डिसऑर्डर है वो है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा हमारे पास जो है वो भी ईटिंग डिसऑर्डर है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि कोई ये हमारे पास जो पेशेंट होते हैं वो खाना खा तो ले लेते हैं, लेकिन वो फिर सोचते हैं कि हाँ हमने ज़्यादा खा लिया है या इससे मैं और वेट हो जाऊंगा, फिर वो खुद विलिंगली क्या करते हैं, वो लेक्सिटिव वगैरह इस्तेमाल करते हैं या ओवर एक्सरसाइज लेते हैं या जो है वोमिटिंग वगैरह कराते हैं, और वो कहते हैं कि जो हमने खाना वगैरह खाए हैं, ये जो फूड वगैरह हमने लिए, उसको हम बाहर वोमिट या किसी भी शक्ल में हम उसको वेस्ट कर ले ताकि हम ओवरवेट ना हो। लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, ये उनका साइकाट्रिक डिसऑर्डर होता है, ये उनका अपने ज़हन के मुताबिक होते हैं। तो ये हमारे पास ईटिंग डिसऑर्डर जो है एडोलेसेंस में वो एनोरेक्सिया और बुलिमिया नर्वोसा होता है। ये यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि देखो ये हमारे पास इंतहाई थिन है, लेकिन ये सोचता क्या है कि मैं ओवरवेट होता जा रहा हूँ या ओबेस होता जा रहा हूँ। और ये हमारे पास बुलिमिया नर्वोसा है कि खाना तो खा लिया है, लेकिन ये देखो वोमिटिंग जो है वो खुद से करवा रही है ताकि वो जो फूड उसने लिया है उसको किसी भी तरीके से बॉडी से बाहर लेकर जा सके। और लास्ट में हमारे पास है पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पियाजे स्टेज की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी उन्होंने पेश की थी, उनमें कौन से स्टेज यहाँ पे एडोलेसेंस इसमें आते हैं कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग अकर ड्यूरिंग अर्ली एडोलेसेंस एंड कंटिन्यू थ्रू एडल्टहुड। तो ये चीज़ ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर ली कि हमारे पास इस स्टेज में कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होती है, जो फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग होती है, जो रीजनिंग होती है, जो लर्निंग होती है, वो हमारे पास इस एज स्टेज में क्या होती है, डेवलप्ड होना शुरू हो जाती है। This kind of thinking include ability to think in dialectics, differentiate between the way in which adult and adolescent are able to cognitively handle emotional charged situation। तो ये जो cognitive development उसमें क्या आता है कि दो चीज़ों के दरमियान आपने एक चीज़ को सेलेक्ट करना, दो तीन चीज़ों के दरमियान डिफरेंट चीज़ों में आपने डिफरेंस जो है वो आपको पता चलता है। इसके साथ जो आपने सिचुएशन को इमोशनली हैंडल करना है, उसको आपने किस तरह हैंडल करना है कल्चर्स के मुताबिक, सोसाइटी के मुताबिक, उसमें आप इमोशनल आप में जो चेंजेस आएंगी तो वो आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं, और वो हमारे पास इस एडोलेसेंस स्टेज में इंतहाई ज़्यादा होती है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड पीयर ग्रुप, और हमारे पास एडोलेसेंस स्टेज में जो आपके रिलेशंस होते हैं आपके पेरेंट्स के साथ एज अ फादर एंड सन का जो रिलेशन है, और आप फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो उसमें क्या चेंजेस आती हैं कि फ्रेंड्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट एज एडोलेसेंट पुल अवे फ्रॉम देयर पेरेंट इन सर्च फॉर देयर ओन आइडेंटिटी। देखो कि हमारे पास इस स्टेज में जो फ्रेंड्स रिलेशन है, जो आपके पीर रिलेशन है, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस स्टेज में आपका ज़्यादा टाइम जो है वो फ्रेंड्स के साथ रहता है। कभी कभार आप जो है हॉस्टल वगैरह में भी होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होते हैं, जो आपका फ्रेंड्स रिलेशन है वो आपके डेवलपमेंट पे इंतहाई ज़्यादा असरअंदाज होता है। दिस पीर ग्रुप में बिकम अ सेफ हेवन, दिस अलाउ द एडोलेसेंट्स कैन टेस्ट न्यू आइडिया।
अगर आपका फ्रेंड्स ग्रुप्स या पीर ग्रुप एक अच्छा है तो ये आपके लिए क्या है, ये आप में इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकता है, ये आपके डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। न्यू आइडियाज़ जो होती है, न्यू एक्सपीरियंस वगैरह जो है वो आपके टेस्ट वगैरह करवाता है ये रिलेशन। इन अर्ली एडोलेसेंस द पीर ग्रुप मोस्ट ऑफन कंसिस्ट ऑफ नॉन रोमांटिक फ्रेंडशिप, दिस ऑफन इंक्लूड ग्रुप गैंग्स और क्लब मेंबर ऑफ पीर ग्रुप ऑफन ट्राई टू एक्ट लाइक ड्रेस अलाइक। तो क्या होता है कि इसमें जो आपका पीर ग्रुप है लेकिन उसमें आपका नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप होगा, मीन्स अपोजिट, ज़रूरी नहीं है कि आपका अपोजिट सेक्स वगैरह के साथ जो है क्या होता है ग्रुप या फ्रेंडशिप्स होगी, नहीं, इसमें आपके पास जो रिलेशन होगा वो नॉन रोमांटिक होगा, वो जस्ट फ्रेंडशिप्स होगी। उसमें क्या होंगे, आप एक दूसरे के साथ गपशप लगाएंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, जो आपका एक्शन होंगे, जो फील्ड होगा, आप एक दूसरे के साथ सेम आपका फील्ड भी हो सकता है, एक दूसरे सेम ड्रेस वगैरह जो है वो भी आप यूज़ करते हैं, लेकिन वो रिलेशन जो है वो नॉन रोमांटिक होगा। As the youth move into mid adolescence and beyond, the peer group expand to include रोमांटिक रिलेशन। और इसके पास जो है फिर आपके पास जो रोमांटिक जो आपके कपल वगैरह बनते हैं, जो शादी वगैरह, ये जितने भी फिर रोमांटिक फ्रेंडशिप्स वगैरह में आते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप्स में आते हैं, फिर वो आपके पास मिड एडोलेसेंस और एडल्टहुड की तरफ जब आप जाते हैं तब वो बनता है। लेकिन जो नॉर्मल एडोलेसेंस है उसमें नॉन रोमांटिक फ्रेंडशिप होगा। इन मिड टू लेट एडोलेसेंस यंग पीपल ऑफन फील दे नीड टू एस्टेब्लिश देयर सेक्सुअल आइडेंटिटी, दे नीड टू बिकम कंफर्टेबल विद देयर बॉडी एंड सेक्सुअल फीलिंग। और इसके बाद फिर हमारे पास जो सेक्सुअल फीलिंग्स होगी, जो रिलेशंस होगी, जो मैरिज वगैरह जो है उसकी तरफ फिर आपके पास एस्टेब्लिशमेंट भी आती है और आपको नीड भी होती है। तो ये हमारे पास एडोलेसेंस के बारे में एक छोटी सी लेक्चर है। इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट्स आप हमसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।